नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता। आज बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी। रोशन लाल चौधरी बीजेपी प्रत्याशी चुने गए हैं। बड़कागांव सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। रोशन लाल चौधरी का नाम सामने आ रहा है। रोशन लाल चौधरी बनाए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये घोषणा की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर देखिए, जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई थी कि किस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है और ऐसे में सबके निगाहें अब इस पर टिकी थी कि आखिरकार कौन से विधानसभा क्षेत्र से वो कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं, प्रत्याशी होने वाले हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। बड़कागांव सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आपको ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रोशन लाल चौधरी का नाम सामने आ रहा है बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर। इनका ये नाम और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। सबसे पहले सीट बड़कागांव सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। रोशन लाल चौधरी को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। वर्तमान समय में पूरे बड़कागांव विधानसभा की जनता समय का इंतजार कर रही है। वर्तमान जो कंफर्म हो गया है आज हो गई कि आप मतलब पहली जो सूची है और जैसी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं जारी हो गई कि बड़कागांव के उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी। इसी हॉल में एनडीए गठबंधन के सभी साथी सुदेश जी भी थे और भाजपा के सभी प्रभारी भी थे और घोषणा हो चुकी है कि इस बार पूरे एनडीए गठबंधन दल और दिल दोनों मिला के लड़ेंगे और रिकॉर्ड बीट करेंगे। इस बार हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आप लोग आधा ही सुने थे। पहला टिकट भी घोषित हुआ, मिठाई भी आपको ऑफर किया गया, वो आपको जादू में है ये एकदम। देखिए कि नहीं ये सीट इनका है। देखिए, आप इतिहास में जाइएगा तो पहली बार ये चुनाव लड़े तो 400 कुछ वोट से हारे थे। दूसरी बार भी चुनाव लड़े तो मार्जिन बहुत कम था और पिछली बार अलग अलग लड़े, आजसू अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी। दोनों के वोट को आप मिला देंगे तो हम लोग उस समय भी जीत गए थे। तो ये जो आप लोग बार बार बोलते हैं कि ये हार गए, तो चुनाव में 200-500 का जीत और हार ये कभी भी मायने नहीं रखता है। इस बार मजबूती और जो है लोगों के दिलों में जो मोदी जी के प्रति आस्था है वो वोट के माध्यम से और आशीर्वाद जो है इनको मिलेगा रोशन भाई को। और इस बार हम लोग आज यहीं से घोषणा हुआ पहला टिकट और पहला जीत। देखिए, इस बार झारखंड में ही कमल खिलने की गारंटी है तो बड़कागांव उसका चलिए बहुत धन्यवाद। रुकिए एक मिनट, सबसे बड़ा चैनल यही है। हाँ थोड़ा सा एक मिनट। रोशन लाल चौधरी जो बड़कागांव से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनकी जीत पक्की है, ऐसा बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं और रोशन लाल जी तो कह ही रहे हैं। और पहली बार इस मंच से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा अगर हो गई है कि ये चुनाव लड़ेंगे तो वो रोशन लाल चौधरी जी है। आपको लगा कि इतना आश्वासन, बड़ा आश्वासन मिल गया, रिजल्ट उसी प्रकार का आप देंगे? निश्चित रूप से इस बार बड़कागांव विधानसभा पूरे झारखंड में सबसे अधिक से मार्जिन से जीतने वाला सीट होगा। अच्छा, अभी पिछला जो अनुभव रहा आपका 2019 का, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ जिस कारण से आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि साथ साथ 2019 अलग अलग चुनाव लड़ना एनडीए के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे रहा और वो नुकसान पूरे झारखंड वासियों का हुआ है। दोबारा हम लोग वो नुकसान करना नहीं चाहते हैं। इस बार एनडीए गठबंधन पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और इस बार एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी। आपके विरोधी जो सत्ता पक्ष में, वो तो ये भी कह सकते हैं एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में आ गए, कहीं न कहीं परिवारवाद का यह प्रतीक है। पूरा बड़कागांव मेरा परिवार है। आज 20 साल से हम
वहाँ के लोगों के साथ रात दिन मेहनत किए हैं, वहाँ के लोगों के साथ सुख दुख में समस्याओं के साथ जुड़े रहे हैं। पूरा बड़कागांव मेरा परिवार है, परिवारवाद की कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू से सेवा भावना से राजनीति कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये रोशनलाल चौधरी जो बीजेपी में शामिल हुए, आप बीजेपी में शामिल होते ही इनके नाम की एक तरह से घोषणा हो गई कि ये बड़कागांव से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, ऐसा कह दिया गया साफ तौर पे। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। चौधरी बड़कागांव का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। हेमंता बिस्वा सरमा ने इसकी पुष्टि कर दी है। और देखिए जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ और उसके बाद उम्मीदवारों का चयन पर सबकी निगाहें। कि आखिरकार वो कौन सी सीट जिसका प्रतिनिधित्व ये तमाम दिग्गज करते हुए नजर आएंगे। 81 विधानसभा सीटों में ये सीट बंटवारा बीजेपी के साथ हुआ है। और अब ऐसे में देखिए बीजेपी, आजसू, एलजेपीआर और जेडीयू में सीट बंटवारा एनडीए के भीतर। फिलहाल ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। रोशनलाल चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। बड़कागांव विधानसभा सीट से प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। जेएमएम और कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग की एक तरफा घोषणा कर दी। राज्य की 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर, जानकारी अब अपने दर्शकों तक साझा करेंगे कि क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। हम बात कर रहे थे आईएनडीआईए की सीट शेयरिंग की। यहां पर आज हमने देखा कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता होती है और इस प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी जरूर दी गई कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एनडीए की बात अब कर लेते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने पहली सूची अपनी जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। जामताड़ा से सीता सोरेन उम्मीदवार होंगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 66 वो कौन से लोग, एक एक कर वो जानकारी हम आपको तक साझा कर रहे हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आ रहा है और इसी के साथ सरायकेला से चंपई सोरेन प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जामताड़ा से सीता सोरेन, सरायकेला से चंपई सोरेन, धनबाद से बाबूलाल मरांडी। कुल 66 ऐसी विधानसभा सीट जिसको लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। धनबाद वो सीट बताई जा रही है जहां से बाबूलाल मरांडी इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पहली सूची अगर बात करें तो यहां जारी हुई बीजेपी की तरफ से 66 वैसे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आ रहा है। सरायकेला से चंपई सोरेन उम्मीदवार बने हैं। इस बार देखिए कमल खिलाने की पूरी जद्दोजहद चंपई सोरेन करते हुए नजर आएंगे। पोटका से मीरा मुंडा उम्मीदवार घोषित हुए हैं। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम का नाम सामने आ रहा है। रांची से सीपी सिंह को टिकट मिला है। तो ये कुछ नाम जिनके सामने आ रहे हैं। कोडरमा से नीरा यादव को टिकट मिला है। ये वो पहली सूची जिनमें प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। कौन से विधानसभा क्षेत्र से, वो कौन से ऐसे दिग्गज बीजेपी के जो इस बार परचम लहराते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम भी सामने आ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम है। ये वो 66 ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है। पोटका से मीरा मुंडा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रिम इस बार चुनाव
चुनावी मैदान में होने वाले चंपाई सोरेन एक नया नाम बीजेपी के खाते में, और ये नाम इस बार कमल खिलाने की जद्दोजहद करेगा। रांची से सीपी सिंह को टिकट मिला है, धनबाद से बाबूलाल मरांडी। देखिए इसकी जो इंतजार है वो कई वक्त से यहाँ की जनता, यहाँ के तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे थे। 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी का नाम वापस से ये सामने आया है। दुमका से सुनील सोरेन उम्मीदवार बने हैं। पहली सूची सिंदरी से तारा देवी का नाम सामने आया है। ये कुछ विधानसभा की एक एक सीटों का जिक्र हम आपको कर रहे हैं। झरिया से रागिनी सिंह का नाम सामने आ पा रहा है। 66 इन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पिछले दिनों की प्रेस वार्ता पर अगर ध्यान दिया जाए तो उस वक्त भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था 1 से 2 दिनों के भीतर पहली सूची सामने आ जाएगी, और वही सूची अब सामने निकलकर सामने आ पाई है, जहां 66 ऐसे उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। धनबाद से बाबूलाल मरांडी हैं, कोटका से मीरा मुंडा उम्मीदवार घोषित हुए हैं। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम का नाम की घोषणा कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट देखिए, बीजेपी की ओर से ये तमाम लोगों के नाम का जिक्र कर दिया गया है। वो कौन से उम्मीदवार हैं इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। 66 ऐसे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। एक एक कर इनके नामों का जिक्र मैं भी आप तक करती हूँ। देखिए 66 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात कर रहे हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आया है। राजमहल से अनंत ओझा को उम्मीदवार घोषित किया गया। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू का नाम सामने आ रहा है। महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम का नाम है। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन का नाम है। नाला विधानसभा सीट से अगर बात करें तो माधव चंद्र महतो का नाम सामने आ रहा है। जामताड़ा से सीता सोरेन का नाम सामने है। दुमका से सुनील सोरेन चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जामा से सुरेश मुर्मू का नाम सामने आ रहा है। जरमुंडी की बात कर ले, देवेंद्र कुंवर का नाम जरमुंडी से सामने आया है। इसके अलावा मधुपुर विधानसभा सीट की बात करें तो गंगा नारायण सिंह का नाम सामने है। सारठ से रणधीर कुमार सिंह का नाम सामने है। देवघर से नारायण दास, पौड़ियाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागामा से अशोक कुमार भगत, कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बड़कागांव से रोशनलाल चौधरी, जिसका जिक्र न्यूज 11 भारत भी अपने दर्शकों तक साझा कर रहा था। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद का नाम सामने है। सिमरिया से उज्जवल दास का नाम सामने आ रहा है। बागोदर की बात कर लेते हैं, नागेंद्र महतो का नाम यहां से सामने आ रहा है। जमुआ से मंजू देवी का नाम सबसे आगे। गांधी से मुनिया देवी इस बार चुनाव लड़ती नजर आएंगी। गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी का नाम आगे आया है। बेरमो से बात करें तो रविंद्र पांडे इस बार प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। बोकारो से बिरंची नारायण का वापस से नाम। चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी का वापस से नाम। सिंदरी से तारा देवी हैं। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता चुनाव लड़ती नजर आएंगी। धनबाद से राज सिन्हा है वापस से। झरिया की बात कर ले तो रागिनी सिंह वापस से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। बाघमारा शत्रुघ्न महतो यहां पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बहड़ागोरा से अगर बात कर ले तो दिनेशानंद गोस्वामी का नाम सामने आ रहा है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है। ये एक बड़ी बात है। घाटशिला सीट बाबूलाल सोरेन को दी गई है। पोटका मीरा मुंडा को दिया गया है। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो पूर्णिमा दास साहू को ये सीट मिली है। सरायकेला का नेतृत्व इस बार चंपाई सोरेन बीजेपी पार्टी से करते नजर आएंगे। चाईबासा गीता बलमुचू का नाम है। मंझगांव की बात कर ले तो बड़कुंवर गघराई का नाम सामने आ रहा है। जगन्नाथपुर की बात करें तो यहाँ गीता कोड़ा प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगी। चक्रधरपुर से शशिभूषण समद है और खरसावा से बात करें तो सोनाराम बोदरा का नाम है। तोरपा कोचे मुंडा है।
खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी से राम कुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह, वापस से हटिया से नवीन जायसवाल। ये कुछ प्रमुख नाम निकलकर सामने आ पा रहे हैं। काके से जीतू चरण राम है, मंदार से सन्नी टोपो, और चलिए अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का सीधा रुख कर लेते हैं। राजेश, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। आखिरकार वो पहली सूची सामने आ चुकी है और इस पर ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाई है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन से ऐसे प्रतिनिधि इस बार करते हुए नजर आएंगे। राजेश, देखिए, बीजेपी का ये प्रबंधन देखिए कि अभी जस्ट रोशन लाल चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, आंसू को छोड़कर उनसे वादा कर लिया गया था कि उन्हें बड़कागांव की सीट दी जाएगी, वो शामिल होते हैं। और मंच से पहली बार ऐसा देखा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बड़कागांव से ये चुनाव लड़ेंगे। तभी ये संकेत जरूर मिल रहे थे कि बस कुछ मिनटों की बात है कि ये सूची जारी होगी। और देखिए, आप पूरी सूची जारी हो गई और बीजेपी ने बहुत ही चेक एंड बैलेंस वाले कदम उठाए हैं और बहुत ही साध कर सूची जारी की है और पुराने लोगों पर भरोसा जताया है। आपने देखा होगा कि सीपी सिंह पर सबसे ज्यादा लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कि उनका टिकट तो कटना तय है। आज नहीं, एक आध साल पहले से ही लोग कहते आ रहे थे और सारी भूमिका बांधी जा रही थी। जो पार्टी के अंदर जो दावेदार होते हैं, सीपी सिंह बच गए और वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। 6 बार के विधायक है, 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। विधायक बनते हैं या नहीं, ये तो जनता आशीर्वाद देगी तब पता चलेगा। लेकिन हटिया में देखिए, हटिया को लेकर कितनी बातें चल रही थी सोशल मीडिया में, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि फलाना आदमी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, नवीन जायसवाल नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि नवीन जायसवाल ही हटिया से प्रत्याशी होंगे। आपने देखा कि समरीलाल का टिकट कटा है, यह भी कयास लगाया जा रहा था क्योंकि उनके जो जाति प्रमाण पत्र थे उस पर विवाद था। पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि जीतू चरण राम जो है वो वहां के प्रबल दावेदार हैं, उनको टिकट मिला है। मांडर से सन्नी टोपो, जो मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्हें ये टिकट दिया गया है। एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं वहां पर। और आपने देखा कि खिजरी राम कुमार पाहन, वो चुनाव लड़े थे, हार गए। 2014 में चुनाव लड़े, जीते थे। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो कुछ चेहरे जरूर बदले गए हैं और बीजेपी ने भरोसा जताया है पुराने लोगों पर। चूंकि देखिए, ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक महायज्ञ से कम नहीं है और बीजेपी यह नहीं चाहती थी कि हरियाणा वाला कोई यहाँ पर प्रयोग किया जाए। देखिए, हरियाणा में चूंकि सत्ता में बीजेपी थी, वहाँ 18 सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए थे। तो बीजेपी को लगा कि यहाँ पर जो पुराने चेहरे हैं, टेस्टेड हैं, प्रूव्ड हैं, उन पर ही भरोसा किया जाए। कुछ एक जगह पर जरूर चेहरे बदले गए। जैसे यह भी चर्चा थी कि तोरपा से कोई दूसरा नाम चल रहा था, लेकिन कोचे मुंडा को ही टिकट दिया गया है। बेरमो से रविंद्र पांडे को टिकट मिला है। राज सिन्हा पर एक तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि उनका बिल्कुल राजेश, देखिए कई ऐसे नाम बीजेपी के भीतर जो रिपीट किए गए, जिस पर पार्टी ने वापस से भरोसा जताया है। और इस बार देखिए, चंपई सोरेन चुनाव में है सरायकेला सीट से, लेकिन बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। चंपई सोरेन के बेटे की बात कर ले तो बाबूलाल सोरेन भी घाटशिला से इस बार प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं बीजेपी की पार्टी से। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आए हैं उनको तो एडजस्ट करना ही है। और चूंकि नए लोग आए हैं और पुराने लोग जो वहां पर के पहले से प्रत्याशी थे, उनकी तुलना में इन पर ज्यादा भरोसा करना भी बहुत लाजमी है। और बीजेपी में जब चंपई सोरेन आए, उनके पुत्र हैं, तो एक माना जा रहा है कि कोल्हान जैसे क्षेत्र में जहां पर 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार बेहद कमजोर हो गया था, वहां पर साफ हो गई थी बीजेपी। तो सरायकेला में
जिस प्रकार से माहौल बना है और चाईबासा में जिस प्रकार से माहौल बना है, इन सब जगहों पर चंपई सोरेन के आने के बाद बीजेपी की साख बढ़ी है, उसका जनाधार बढ़ा है, उस पर विश्वास बढ़ा है, तो इसका फायदा होने वाला है। आप देखें कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए और एक तरह से झारखंड में एक अलग हवा बहने लगी और जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय ये माना जाता था कि इसका एक आदिवासी बेल्ट में इसका जनाधार कमजोर हो गया है, इसकी सीटें घट गई। जो सीटें इसके पास थी 2019 में जो सीटें जीती थी, दुमका हो, खूंटी हो, ये सारी सीटें जो इन लोगों ने लोहरदगा सीटें जीती थी वो सभी बीजेपी लूज कर गई। लेकिन परिस्थितियां बदलती है और राजनीति में बहुत कुछ संभव होता है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि असंभव कहा जाता है। जो चंपई सोरेन कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे होंगे, लेकिन जब बीजेपी में आए तो उनका पार्टी ने भी यानी बीजेपी के लोगों ने भी होल हार्टेडली स्वागत किया और उन्होंने भी यानी चंपई सोरेन ने भी बीजेपी की नीति सिद्धांत अधिष्ठान को कहीं न कहीं हृदय से लगाया। तो आज इस परिस्थितियां बदल रही है। अब बीजेपी की सूची जारी हो गई है, सभी लोग कल से चुनावी मैदान में लगेंगे और थोड़ा बहुत तो विरोध होता ही रहता है। ये जानिए कि जब भी टिकट किसी का कटता है या जो अपेक्षित लोग रहते हैं जिसके बारे में राजेश, इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जितने भी जो दिग्गज लोग थे जो पहले कभी विपक्ष में हुआ करते थे, जो लोकसभा चुनाव के दौरान या उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी ने सम्मान देने की तो जो बातें हैं वो कर दी है स्पष्ट। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम को देख लीजिए, वो बोरियो से लड़ते हुए आपको नजर आएंगे, सरायकेला से चंपई सोरेन आपको नजर आएंगे, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन आपको लड़ते हुए नजर आएंगे, जामताड़ा से सीता सोरेन का नाम है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने सम्मान देने की बातें कही थी सीट के आधार पर, वो नजर आ पा रहा है। राजेश, देखिए, कोई भी किसी पार्टी में आता है तो सम्मान तो मिलता ही है और उन्हें लाया ही गया है परिवार का सदस्य बनाने के लिए। और बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि जो उसके घर आया है वह उनके परिवार का सदस्य है, चाहे वो 1 घंटे का मेहमान हो या फिर आप 1 दिन का या साल भर का या 10 साल का, वो सारे लोग एक जैसे होते हैं। आप अभी तुरंत आप उदाहरण देखिए, कुछ मिनट पहले सूची जारी होने से पहले रोशन लाल चौधरी जो आजसू के नेता थे और वहां बड़का गांव से चुनाव भी लड़ चुके थे, वो बीजेपी में शामिल होते हैं और उनके शामिल होने के कुछ मिनट बाद ही सूची जारी हो जाती है। वैसे ये सूची तो केंद्र के द्वारा जारी होती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा जो इलेक्शन कमेटी है वहां से जारी होती है। आपने देखा कि कुछ मिनट के अंदर ही रोशन लाल चौधरी को टिकट मिल गया। वैसे इसके संकेत तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंच पर ही दे दिए थे, लेकिन ये इतना झटपट सब कुछ होता है। ये देखिए कितना मैनेजमेंट जो बीजेपी का है वह बताता है कि सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से होता है और नए पुराने लोगों का कॉम्बिनेशन, कुछ नए चेहरे भी हैं। आपने देखा कि गीता कोड़ा को भी लोकसभा में चुनाव मैदान में उतारा गया, उसी समय उन्हें लाया भी गया था, लेकिन वो हार गई। इस बार फिर से उन्हें विधानसभा में लड़ाया जा रहा है। आप सुदर्शन भगत जो हार गए, उन्हें फिर से विधानसभा में दिया गया है। इस बार अर्जुन मुंडा नहीं है, मीरा मुंडा उनकी धर्मपत्नी जो पोटका से चुनाव लड़ रही है। तो एक तरह से आप देखें कि बीजेपी ने सब चीजों का ख्याल रखते हुए सामाजिक समीकरण हो या पुराने लोगों पर ज्यादा भरोसा किया है। तो एक तरह से आप कहें कि बहुत ही सेफ गेम खेलने का प्रयास बीजेपी की ओर से हुआ है। सुष्मिता, बिल्कुल राजेश, सेफ प्ले की अगर हम बात करते हैं तो एक बार रांची विधानसभा पर भी नजर डाल लेते, क्योंकि सीपी सिंह का इतिहास आप भी जानते हैं, लगातार वो यहां से विजयी रहे और ऐसे में फिलहाल के दिनों में ये अटकलें बहुत तेज हुई थी कि सीपी सिंह को यहां से टिकट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पार्टी ने वापस से उन दिग्गज चेहरों पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं वो सीख इन्होंने लोकसभा चुनाव से ली है। रिजर्व सीटों की भी विशेष तौर पर बात कर ले राजेश कि रिजर्व सीटों पर जीत किस तरीके से हासिल करना है, इसको लेकर बीजेपी ने अच्छे से होमवर्क किया है और उसके बाद इन उम्मीदवारों की लिस्ट। हाँ, देखिए, जब ठोकर लगती है तो लोग सीखते हैं और क्या कमियां रही
पिछले प्रयास में, उससे भी ली जाती है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन आप देखें तो इस सूची में आपको मिलेगा। आप 2019 की बात कर लें, बीजेपी सरकार में थी लेकिन आजसू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, इस कारण से बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो बीजेपी लूज कर गई और सत्ता से बाहर हो गई। मात्र 25 सीटें ही जीत पाई। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारा फैक्टर्स काम करता है। सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाता है, पार्टी के नीति सिद्धांत, इन सब चीजों को देखकर ही टिकट का निर्धारण किया जाता है। रांची विधानसभा सीट की बात करने सीपी सिंह पर लगभग ये माना जा रहा था कि सीपी सिंह जो है इनका पत्ता कट गया है, टिकट कट गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात जरूर थी कि इनका रिप्लेसमेंट किस चेहरे से होता है, इनका रिप्लेसमेंट। और ये बात कहीं न कहीं स्पष्ट हो गई कि सीपी सिंह के कद का कोई जो टिकट का दावेदार कहते हैं वो नहीं था। यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर पूरा भरोसा जताया। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उनका जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था और बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, 5,000 के आसपास का मार्जिन था, जबकि रांची विधानसभा सीट को एक बीजेपी के लिए एकदम सेफ सीट माना जाता है कि यहां से कोई भी खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन ठीक है, वो चीजें अलग थी। अब सीपी सिंह को भी अपना क्षेत्र संभाले होंगे, अपना जनाधार बढ़ाए होंगे या जो उनमें कमियां रही होंगी शायद दूर किया होगा। लेकिन उनका जो हाल फिलहाल का बहुत बड़ा समय जो इस बात में चिंता में चला गया, जिसमें कि उनका टिकट कट रहा है, उनका टिकट कट रहा है। हमारे साथ है शिवपूजन पाठक जी, अभी इनसे झटपट पूछते हैं, पुराने लोगों पर भरोसा जताया गया। देखिए, निश्चित तौर पर जब जब चुनाव में आपने देखा होगा, इसमें पुराने नए सबका सम्मिश्रण होता है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, नए पुराने सबको मिला करके पार्टी जिसको चुनाव की दृष्टि से हम जिसको समझते हैं कि ये अभी चुनाव में इनको भेजना चाहिए पार्टी किस कार्यकर्ता को, वैसा पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेता है और उसकी फिर सूची जारी होती है। आज वही सूची जारी हुई है। देखिए, सूची जारी होने से पहले आप देखें कि क्या है, रोशन लाल चौधरी शामिल होते हैं कुछ मिनट पहले, आप या कह लें कि उनके शामिल होने के कुछ मिनट बाद ही सूची जारी हो जाती है। ये कैसा सिंक्रोनाइजेशन है, आप लोगों का प्रबंधन है, जबकि सूची दिल्ली से जारी होती है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पार्टी का चुनावी प्रबंधन है। चुनावी प्रबंधन एक युद्ध के लेवल पर लड़ा जाता है, तो इसलिए उसमें निर्णय कभी बहुत त्वरित निर्णय होते हैं, कभी बहुत धीमी गति से निर्णय होते हैं, कभी विचार करके निर्णय होते हैं। जब जैसी स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता होती है, पार्टी वैसा निर्णय करती है। इसलिए एक रणनीति का हिस्सा होता है ये चुनाव का। रांची विधानसभा क्षेत्र पर सभी लोग लगे हुए थे, लग रहा था कि इस बार सीपी सिंह तो बचेंगे ही नहीं, उनका तो पत्ता कटना ही है। और कई लोग लगे हुए थे, सबसे ज्यादा संभवतः 47-48 टिकट के दावेदार थे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पहुंच वाले लोग थे। लेकिन देखिए, पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा जताया। 6 बार के विधायक है, 7वीं बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा होने के पहले हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो यह दावेदारी पेश करे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये खूबसूरती है संगठन की। हर कार्यकर्ता अपने आप को यह योग्य बनाता है या बनाने की कोशिश करता है कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में समाज के सामने आऊं। तो ये तो कार्यकर्ताओं का विकास होता है। इस रूप में कार्यकर्ता अपना एक रिहर्सल करता है, एक प्रयास करता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन पार्टी जब निर्णय करती है तो सब सोच विचार करके निर्णय करती है, इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य आपको लगता है कि जो प्रत्याशी चयन हो गए, अब आपकी नैया पार है और आप विपक्ष से पक्ष में जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी आपको? देखिए, ये नैया पार नहीं है, ये बहुत मजबूती के साथ नैया पार होगी। हमारी बहुत मजबूत नैया है, कहीं छेद नहीं है, बहुत मजबूती के साथ हमारी नैया पार होगी। और झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ के रोटी माटी बेटी को बचाने के लिए नैया चल रही है और इस नैया में सारे झारखंड वासियों को हमें सुरक्षित पार कराना है। इसलिए यह बहुत ही मजबूत नैया है, इसके खेवनहार भी बहुत मजबूत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे पार्टी और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और आप देखेंगे कि हम भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो चलिए, ये शिवपूजन पाठक जी है जिनका काम है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। वैसे ये भी चाहते थे कि रांची विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे, लेकिन सीपी सिंह बाजी जीत गए और पुराने लोग थे, उनका अनुभव काम हुआ।
अब बिल्कुल। अब राजेश देखिए, जो लिस्ट सामने आई है, न्यूज 11 भारत ने जो संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लगभग अगर एक आध सीटों को छोड़ दे तो उन्हीं प्रत्याशियों के नाम निकलकर सामने आए हैं। और हम अगर देखें तो इसमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार चुनाव जीतते भी आए हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत मजबूत डिसीजन कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ देखिए, कितनी चीजें होती है, खासतौर पर बीजेपी की बात कर ले हम। बीजेपी में जो प्रक्रिया है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रत्याशी चयन के लिए कई मापदंड अपनाए जाते हैं, सर्वे कराए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सर्वे होते हैं। और चुनाव तो अभी होता है जो जब समय पूरा होने लगता है, लेकिन इसकी तैयारी आप बहुत पहले से शुरू हो जाती है। 1.5-2 साल पहले से एक करेक्टिव मेजर्स में तैयारी शुरू हो जाती है कि क्या इस बार करना है, ताकि हमें किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो, किसी प्रकार की गलती महसूस नहीं हो। तो ये सारी चीजें तैयारी का हिस्सा होती हैं। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करती जाती है। और प्रत्याशियों के चयन में इसकी एक अलग अलग प्रक्रिया है, रायशुमारी होती है सीधे तौर पर, उसके बाद फिर चुनाव समिति बैठती है, सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है, केंद्रीय इकाई ने क्या सर्वे कराई, उसके पास कौन से नाम, कौन से चेहरे प्रमुख हैं, 3 लोगों की औसतन एक सूची तैयार की जाती है और उस सूची के में पर विचार किया जाता है। फिर देखा जाता है कि किसी दूसरे दल में भी अगर कोई ऐसा चेहरा है जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र से सीट निकाल सकता है, तो पार्टी प्रयास करती है, और यह हर पार्टी प्रयास करती है कि वह ऐसे चेहरे को लाए जिसकी अपनी विनेबिलिटी हो, यानी जो सीट निकाल सके। तो एक तरह से आप देखें कि बीजेपी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रयास करती है कि हम प्रत्याशियों का चयन करें। सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाता है, कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है। फिर आपने देखा होगा कि झारखंड में पिछले जून से ही एक चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी बनाए गए, जो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे थे, पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे, सारे फीडबैक ले रहे थे और क्या उपयुक्त हो सकता है, इन सब चीजों को देख रहे थे। तो इस दृष्टिकोण से आप देखें कि बीजेपी की जो कार्य पद्धति है वो बिल्कुल एक तार्किक तरीके से होती है। वैसे जीतना हारना वो अलग विषय है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतार कर भी कभी कभी वह प्रत्याशी हार जाता है। तो कई फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव में। तो ये सारी चीजें बीजेपी सोचती समझती, सेंस करने के बाद ही प्रत्याशी का चयन होता है। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन पूरे झारखंड की नजरें इस बार कोल्हान पर टिकी हुई है। चूंकि अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था कोल्हान में। लेकिन इस बार अगर हम कैंडिडेट्स की सूची देखें तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूत कैंडिडेट हैं, पूर्व में जीत चुके हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के कद को और मजबूत करते नजर आए। खासतौर पर अगर हम बात कर लें, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन जी, पोटका से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, सरायकेला से चंपाई सोरेन, चाईबासा से गीता बालमुचू, मझगांव से बरकुंवर गगराई, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, मतलब चक्रधरपुर से श्री शशिभूषण समाज। ये तमाम नाम अगर हम देखें तो लगातार ये चर्चा में रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कैंडिडेट का ऐलान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और जो अभी पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत किए हैं। राजेश, हमारी आवाज आप तक जा रही है? लोग इस प्रकार से देख रहे, हाँ बिल्कुल जा रही है। आप देखिए, ये पार्टी ऑफिस के बाहर का दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं और जश्न भी मना रहे हैं। इन लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। ये चाहता हूँ, अपने माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अमर बावरी भैया जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और समस्त सिमरिया की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मैं
आज मुझे टिकट मिला। हमारे रामदेव भैया आइए रामदेव भोक्ता जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आप उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे टिकट मिला है। और मैं निश्चय आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सिमरिया का बेटा हूं, नेता नहीं हूं, बेटा हूं, बेटा ही बन करके काम करूंगा। उज्जवल दास आयुष, ये उज्जवल दास जिन्हें सिमरिया से टिकट दिया गया जी टिकट कटा है, वो किशुन कुमार दास जो बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं के स्थान पर ये उनका उज्जवल दास को टिकट मिला है। तो फेरबदल कुछ हुए हैं, उनमें एक सिमरिया की सीट भी है। ये उज्जवल दास अभी जो बात कर रहे थे मीडिया से वो हैं, और ये देखिए सिमरिया से किशुन कुमार दास जी का टिकट कट गया जी। बिल्कुल, कई ऐसे पुराने नाम इस बार सूची में नजर नहीं आ रहे हैं, कई नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया गया है, नए चेहरों को टिकट दिया गया है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी कई महीनों का सर्वे करती है, बातचीत होती है, कई बैठकों का दौर होता है, तब जाकर उम्मीदवारों का चयन होता है। तो निश्चित तौर पर जो डिसीजन लिए गए हैं, इस बार कुछ नए लोगों को भी मौका दिया गया है। हाँ बिल्कुल, नए लोगों में हम जैसा कि आप बता रहे थे कि ये उज्जवल दास हैं जिन्हें सिमरिया से टिकट मिला है। धन्यवाद। उज्जवल जी, क्या फैक्टर्स रहे कि आपको किशुन दास जी की जगह टिकट मिला है? क्या सोचकर आपको लगा कि आप उन पर ज्यादा भारी पड़े? देखिए, मैंने हमेशा अपने कार्य को ध्यान दिया, सिमरिया के जनता के साथ में हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा, और सिमरिया की जनता की ही ये मांग थी कि आज मुझे सिमरिया की जनता ने मुझसे हमेशा यही कहा कि तुम टिकट लेकर के आओ बेटा। और मैं आज अपनी बातों को मैं सांसद तक में पहुंचाया, मैंने अपनी बातों को उच्च प्रदेश के लोगों तक पहुंचाया, राष्ट्र के लोगों तक पहुंचाया, और राष्ट्र के लोगों ने और प्रदेश के लोगों ने, हमारे सांसद महोदय ने इस पर विश्वास जीता। आमतौर पे जो टिकट का निर्धारण होता है या चयन होता है प्रत्याशी का, उसमें सोशल इंजीनियरिंग, वहां पर के फैक्टर्स कई काम होते हैं। लोकप्रियता अपनी जगह है ही, लेकिन सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक सीटिंग विधायक का टिकट काट के आपको मिला है, आप सीट निकाल लेंगे? हाँ, सिमरिया का जनता का भरपूर आशीर्वाद है और मैं जीत सुनिश्चित करूंगा और हर हाल में जीतूंगा। हर हाल में जीतेंगे। और आपको लग रहा है कि इस बार जैसे है आपको टिकट मिला, आप इस अलायंस में एनडीए में आजसू भी है, लोजपा है, इस सब का भी लाभ मिलने वाला है? मिलेगा, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और हमारे एनडीए फैक्टर, एनडीए हमारा परिवार ही है, हम लोग परिवार से अलग नहीं है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये मोदी जी का नारा भी रहा है और आज हम उसको आत्मसात भी कर रहे हैं। और सबके साथ और सबके प्रयास के फलस्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गाड़ी को चतरा जिला में आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, उज्जवल दास जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है उस स्थान से, सिमरिया से, जहां से किशुन कुमार दास आप बने रहे राजेश, हमारे साथ फोन लाइन पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जुड़ चुके हैं। अमर जी, बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, आज 66 उम्मीदवारों, 68 में से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। एक बहुत मजबूत सूची नजर आ रही है। प्रत्याशियों को लेकर जो ऐलान किया गया है, इस पर और बातचीत दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन सबको बहुत बधाई है जी। और ये सारे लोग कमल हाथ में निशान लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं। माटी बेटी रोटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में इस नारे के साथ इस बार इसे पाखंडी, अहंकारी, घमंडी सरकार को, अत्याचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और जनता के सारोकार का, जनता के उन्नयन का एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार करेगी। देखिए, लगातार कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे सूची का, चूंकि इस बार सूची में हम देख पा रहे हैं कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। कई सीटों पर अगर हम खास तौर पर बात कर लें कोल्हान में, तो कोल्हान में
मैक्सिमम नए चेहरे हैं इस बार, तो क्या इस बार बातचीत रही, क्या बैठकों में बात चला जिसको लेकर यह डिसीजन लिया गया है? देखिए, कई स्तर पे लगातार विमर्श के बाद, गुण दोष के विश्लेषण के बाद इस बार जो सबसे ज्यादा संभावना रखता है, जीत की गुंजाइश रखता है जीत की, उसको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। और इस बार एनडीए के नेतृत्व में इस गठबंधन सरकार की विदाई तय है और इस सरकार का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। और जैसे ही गठबंधन का काउंटडाउन चालू हुआ, इस गठबंधन में खटराग भी चालू हो गया। आज ही देखा होगा आप लोगों ने, उनके स्वार्थ की लड़ाई अब सार्वजनिक भी दिखने लगी है। तो कुल मिलाकर के यह गठबंधन ही था और इसका पतन प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल अमर जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और अमर जी, आपको भी बहुत बधाई चंदन कियारी से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर बातचीत के दौरान ये कहा है कि जो सूची जारी की गई है बहुत बातचीत के बाद, बैठकों के बाद जारी किया गया है और लोगों के प्रत्याशियों के गुण को देखा गया और लगातार बातचीत चल रही थी। कई हम देख रहे हैं, हमने सवाल भी पूछा कि कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा गया है और उन्होंने कहा कि इस बार हमारी कोशिश ये रही कि जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, प्रबल दावेदार होगा, उसे मौका दिया गया है। हालांकि हम अगर बात कर लें तो कुछ ऐसे भी सीट हैं जहां पुराने प्रत्याशी ही नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अगर धनवार की बात कर लें, राजमहल की बात कर लें, और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पुराने प्रत्याशी और मजबूत प्रत्याशी नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, बड़ी पार्टी ने अगर सूची जारी की है वो है भारतीय जनता पार्टी और लगातार इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी भी 2 सीट पर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द उन 2 सीटों पर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट मिला है, चाईबासा से गीता बालमुचु को टिकट मिला है, बगोदर से नागेंद्र महतो को टिकट मिला है, जमुआ से मंजू देवी जी। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं हम हमारे संवाददाता राकेश के पास। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है, उन्हें भी सरायकेला से टिकट मिला है। राकेश, फिलहाल क्या माहौल है? चंपाई सोरेन को टिकट मिला है और आप बातचीत करें, इस बार उन्हें कैसा लग रहा है, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 उम्मीदवारों की यह लिस्ट है जिसमें चंपाई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे का भी नाम है। हम सीधे चंपाई दा से जुड़ते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, दादा पहली लिस्ट जारी हो गई, आप भी उसमें हैं और आपके बेटे भी हैं, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे? जो भी प्रदेश कमेटी या संसदीय बोर्ड कमेटी जो निर्णय लिया है, हम उसको पहले स्वागत करते हैं। जो भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपके साथ साथ आपके बेटे पे भी भरोसा जताया है दादा इस बार? देखिए, आवेदन हम लोग किया था और हम लोग का स्वीकृत हो गया है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। हम लोग जो जिम्मा देंगे वो जिम्मा को हम अच्छा से निभाएंगे। चंपाई दा, इस बार कोल्हान की लड़ाई कैसी होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का कहीं ना कहीं कोल्हान पर है और वहां के सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्तित्व है वो आप हैं। आप पर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है कोल्हान को साधने की। देखो, जिस दल में है हम भाजपा में, कोल्हान नहीं पूरे झारखंड में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो आज स्थिति आज झारखंड में राज्य में उत्पन्न हुआ है, इस सभी जो परिवर्तन यात्रा जो निकला गया था उसी समय जनता ने समर्थन दे दिया कि आने वाला दिन झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकते है।
दादा इस बार कोल्हान में कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है। मसलन अगर हम बात करें तो रघुवर दास की पुत्र वधू को टिकट दिया गया है पूर्वी से। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट दिया गया है। तो कैसे देख रहे पूरे कोल्हान के समीकरण को आप? अच्छा है, पार्टी सोच विचार करके ही विचार करने के बाद जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दादा एक सवाल है कि इस बार जो एनडीए का गठबंधन है, जिसमें आजसू भी है, जिसमें जदयू भी है, जिसमें लोजपा भी है, तो एक मजबूत गठबंधन माना जा रहा है एनडीए का। तो 2024 की जो तस्वीर होगी, जो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा वो तस्वीर, उसको चंपैदा कैसे देख रहे हैं उस तस्वीर को? देखिए, हमने सबसे पहले कहा दिया कि इस बार पूरा परिवर्तन यात्रा में ही यहाँ का झारखंड की जनता ने समर्थन दे दिया, वहाँ के माँ बहन भाई बंधु सब ने दे दिया है। इसीलिए आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी और कोई रोक नहीं सकेगा। आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की तरफ आप लोग? निश्चित रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यूपीए भी कॉन्फिडेंट है इंडिया अलायंस, उनको लग रहा है कि मैया सम्मान जैसा योजना जो सरकार लेके आई वो बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। वाकई आपको ऐसा लग रहा है? आप तो लगातार गांव कस्बों में घूमते रहते हैं दादा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो आधा अधूरा है, बहुत आदमी को मिला, बहुत आदमी के नहीं में। वो तो चुनाव को लेके ये सब प्रचार प्रसार हुआ है, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि आदमी यहाँ झारखंड प्रदेश में परिवर्तन आप चाह रहा है, पूरा जनता का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के ऊपर में। हमारा सा जितना गठबंधन है सभी एक सहमत है और जनता भी स्वीकार किया है कि परिवर्तन रैली में ही जनसाइलत जो उमड़ के आ गया उसी में संकेत दे दिया। दादा हमेशा से ये कहा जाता है कि झारखंड में जो आदिवासी वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो इस बार जो आदिवासी वोटर जो परंपरागत तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा है, इस बार उनका मूड और मिजाज आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बड़ा लंबा समय झारखंड आंदोलन हुआ है। कांग्रेस हर समय झारखंड आंदोलन को कुचलने के आज झारखंड आंदोलन के ऊपर गोली चलाया है और वो झारखंड आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी है समझा कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी वर्षों से अलग राज्य की लड़ाई वर्षों से करते आए। आज जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी समय देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ का आंदोलन, आदिवासी का भावना, हर चीज समझ लिया और अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है, झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। ये जो इंडिया साथ साथ वो भी और है, वर्षों से आदिवासी संथाल समुदाय बड़ा लंबा संघर्ष, लंबा आंदोलन किया था कि संथाल ओल्ची की लिपि को 8वां अनुसूची में शामिल हो। ये 8वां अनुसूची से संथाल ओल्ची की लिपि भी भारतीय जनता पार्टी ही उसको भी 8वां अनुसूची में शामिल किया है। और ये भी जैसा हो भाषा के औरांचिती लिपि के बाद भी देश का गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उसको भी जल्दी, जो भी आज तक आदिवासी को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ही दिया, हम तो गिना दे रहा है। अलग राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी का ओल्ची की लिपि संथाल समाज वो भी भारतीय जनता पार्टी। जो यहाँ का सम्मान आदिवासी को अगर देने का काम किया, देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है ना, और हर जगह में आदिवासी को उत्थान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वचनबद्ध है। तो वो वोटर आपके साथ है? ये निश्चित रूप से देख रहा है ना, कांग्रेस पार्टी देश में बड़ा लंबा समय सत्ता में रहा। जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आदिवासी का धर्म को, आदिवासी का कल्चर को नहीं समाप्त कर सका,
51 तक आदिवासी का अलग ही धर्म कोड था। ये कांग्रेस का ही देन है, वो 61 में उसको ये कर दिया, समाप्त कर दिया है। तो कब आदिवासी के लिए वो चाहा है? झारखंड आंदोलन भी कुचलने का काम किया है, और एज 51 तक जो इतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेज साम्राज्यवाद को आदिवासी का पहचान को नहीं मिटा सका, ये 61 में खत्म कर दिया है। कभी आदिवासी का हित में कांग्रेस ये भी शब्द नहीं बोला है, सिर्फ आदिवासी को ठाकने का और कुचलने का ही काम किया है। लेकिन जेएमएम के साथ तो आदिवासी कनेक्ट है ना, उसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? समझना होगा कि हम किसके साथ इस राज्य में आदिवासी को विकास करेंगे। जो कांग्रेस आदिवासी का हर समय उनका साथ धोखेबाज किया है, उसका साथ अब कभी आदिवासी का भलाई नहीं हो सकता है। जब भी भलाई हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है। इसलिए आज सब समझ लिया है कि कांग्रेस के साथ जो भी रहेगा वो कभी आदिवासी हित में नहीं हो सकता है। दादा, चूंकि आपको काम भी है, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते ले लेते हैं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, आरजेडी ने खुद को किनारे कर लिया, तेजस्वी यादव यहां मौजूद थे, बावजूद उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। उनकी नाराजगी है कि आरजेडी को कम आंका जा रहा है महागठबंधन में। देखिए वो गठबंधन में उसी तरह का है ना, जहां कांग्रेस रहेगा उसमें कभी न राजहित में होगा न कोई समुदाय के में होगा, सिर्फ हर समय उसी तरह होते रहेगा। चंपैदा की नाराजगी कांग्रेस से ज्यादा है या झारखंड मुक्ति मोर्चा से? हमने यहाँ का आपका पुराना बातों को याद कर दिया है कि झारखंड का आदिवासी को, मूलवासी को किस तरह से कुचलने के, जो आजाद भारत में भी 51 तक था पहचान, 61 में खत्म कर दिया। ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं? और उस कांग्रेस को हम उसका साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे चल सकते हैं? कभी आदिवासी के हित झारखंड लोग कितना जगह में गोलीकांड हुआ है, कभी वो यहाँ का आदिवासी मूलवासी का भावना से कभी वाकिफ नहीं हुआ, समझने की प्रयास नहीं किया, बल्कि उसका कुचलने का ही काम किया है। ये इतिहास है, इसमें हम नहीं कहा। हम लोग झारखंड आंदोलन से आए हैं, एक एक चीज हम लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया दादा हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आयुष, बैक टू यू। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जो सूची आज जारी हुई है इससे पूरी तरह से हर भारतीय जनता पार्टी के नेता मजबूत बता रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो दो और नाम है वो दो नाम कौन से होने वाले हैं। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि चंपाई सोरेन ने कहा कि न सिर्फ कोल्हान, पूरे झारखंड में इस वक्त एनडीए चुनाव मजबूती से लड़ने के मोड में है। एकजुट होकर हर पार्टी एनडीए में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है, अब रेस में आगे भी निकल गई है, चूंकि अब पहली सूची जारी हो गई है, या यूं कह सकते हैं 90-95% से ज्यादा नाम बता दिए गए हैं। दो नामों को लेकर अब भी संशय बरकरार है। उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी दो नाम सामने आ जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।